गाइस स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो टॉपिक है भाई ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा प्रोसेस क्या है, कितना खर्चा लगता है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मेरी खुद की फ़ाइल का ऑस्ट्रेलिया का स्टेटस क्या चल रहा है। वो सब बातें ये वीडियो में आज बताई जाएगी। पूरी प्रोसेस को मैंने 10 स्टेप में डिवाइड किया है और एक के बाद एक स्टेप मीन्स आएगा, उससे आगे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते वो कंप्लीट किए बिना, ना ही पीछे जा सकते हो। आपको लाइन टू लाइन चलना पड़ेगा और पूरी की पूरी प्रोसेस में आज एक ही वीडियो में समझा दूंगा। दूसरे कोई वीडियो देखने की भाई ज़रूरत ही नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो सबसे पहला स्टेप है चूज़ अ कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने अपना जो मीन्स कोर्स है वो कैसे सिलेक्ट किया वो मैं बता दूँ। तो अगर हर सुबह मैं उठ जाता था 8-9 बजे, फिर 10 बजे भाग जाता था सिटी में। सब कंसल्टेंसी में मैंने घूम लिया है, अराउंड 10 से 15 तो घुमा ही होगा। और सब जगह जाके मैंने एक ही पूछा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, कौन सी सिटी में लेना चाहिए और कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो आप अपना मीन्स स्टेटस बताओगे कि मैंने 12वीं 2017 में कंप्लीट की और फिर मैंने ये कॉलेज की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, तो अब मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो वो सब आपको कोर्स लिख के देगी और यूनिवर्सिटी लिख के देगी। अब आपको घर पे आना है, उसमें से सब मीन्स जो कंसल्टेंसी वालों ने बोला होगा कि ये आप ले सकते हो, उसमें से जो कॉमन है उस वो कोर्स देखना है और फिर वो ऑनलाइन सर्च मारना है। उसके कौन कौन से सब्जेक्ट है वो सब चेक करना है। सब्जेक्ट चेक करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है और इससे मैं रिलेटेबल हूँ, ये मैं कर पाऊँगा। वैसा कोर्स आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मेरे में बोला था मास्टर ऑफ डेटा साइंस, मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इसमें से किसी का नॉलेज अपने को था नहीं और फिर मैंने मास्टर ऑफ आईटी के सब्जेक्ट देखे तो उसमें मालूम पड़ा कि सब जनरलाइज्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ये है वो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है मैं इतने, तो थोड़ा इजी रहेगा वो फिर से पढ़ने में या फिर उसमें एडवांस जाने में, इसलिए मैंने मास्टर ऑफ आईटी लिया। अब बात आती है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में मैं सजेस्ट करूँगा तीन यूनिवर्सिटीज़ चेक करो, दो लेवल 1 और एक लेवल 2। ग्रुप ऑफ 8 में मत जाना क्योंकि उसमें फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। तो दो लेवल 1 यूनिवर्सिटी मैंने डिकिन और RMIT चूज़ की और एक लेवल 2 में आई थिंक स्विनबर्न चूज़ की थी। पता नहीं मुझे लेवल 1 में है स्विनबर्न या 2 में है, पर उसकी लिस्ट मैं लगा दूंगा। और लेवल 1 यूनिवर्सिटी चूज़ करने का रीज़न ये है कि उससे आपका वीज़ा रेशियो मीन्स चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ी फीस भी बढ़ेगी पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अच्छे परसेंटेज ना सब होगा। तो लेवल 1 यूनी में ज़्यादा प्रीफर करना। लेवल 2 में क्या अभी वीज़ा रेशियो का चांस बहुत कम है, तो फिर पूरा प्रोसेस ख़त्म करने के बाद लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे फिर उधर जाके रिजेक्ट हो जाओगे। उससे अच्छा है हो सके उतना लेवल 1 यूनिवर्सिटी में रहो। लेवल 1 में इंटरव्यू तो आएगा ही, तो उससे डरने का नहीं। ओके, अभी स्टेप 2 है अप्लाई इनटू दोस यूनिवर्सिटी फॉर कोर्स। तो अभी कोर्स में अप्लाई करने से पहले आप फ़ी का टेंशन मत लो, स्कॉलरशिप कितने मिलेगी नहीं मिलेगी वो टेंशन मत लो। आप बस 3 यूनिवर्सिटी अच्छी लो कि भाई ये नहीं तो ये तो मैं ले ही लूँगा, ये नहीं तो ये, तो 3 बढ़िया मीन्स यूनिवर्सिटी चूज़ करो, फिर उसमें अप्लाई कर दो। 10-15 दिन बाद आपका आ जाएगा कंडीशनल ऑफर लेटर। उसमें सब लिखा होगा कि आपको GT पार करना होगा, इंटरव्यू पार करना होगा, ये सब वो तब आपको मीन्स COE मिलेगा। ओके, तो जो आप स्कॉलरशिप चेक क्यों नहीं करनी है, क्योंकि वो जो आपका ऑफर लेटर आएगा उसमें लिखा होगा कि भाई 40,000 फीस है, उसमें से आपको 20,000 स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो अभी स्कॉलरशिप ढूंढने का कुछ टेंशन मत लो, खाली यूनिवर्सिटी बढ़िया मीन्स ढूंढो 3 और फिर वो 3 में अप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो गया, यूनिवर्सिटी चूज़ कर दी, अप्लाई कर दिया और स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको पता चल गया। अब थर्ड स्टेप होगा इंटरव्यू। ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए मेल करना होगा। कई यूनिवर्सिटी सामने से खुद मेल करती है और फिर आपका इंटरव्यू टाइमिंग डिसाइड होता है कि भाई कल सुबह 9 बजे आपका जूम में या माइक्रोसॉफ्ट टीम में वीडियो कॉल इंटरव्यू रहे। अब आप उसको रीशेड्यूल भी करवा सकते हो, अगर बिजी हो तो आप यूनिवर्सिटी को मेल करके, बट जितना हो सके उतना ले ही लेना, क्योंकि फिर रीस्केड्यूल कराओगे उसमें फिर ज़्यादा टाइम जाएगा अभी फाइल में आपका। तो अभी इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में आता है। लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में रिलेटेड, उसके सारे के सारे मैंने डिकिन और RMIT दोनों में इंटरव्यू दिया है और दोनों में पास हो गया था।
तो उसमें मुझे कैसे क्वेश्चन पूछे, क्या आंसर देना चाहिए, उसका मैं डिटेल एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। वो मैं कल अपलोड कर दूंगा और आप चैनल पे जाके वो देख पाओगे। दोनों वीडियो मैं साथ में अपलोड करूँगा, तो देख लेना कल के वीडियो में। और आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने का ट्राई करूँगा, मुझे पता नहीं है पर ट्राई करेंगे। ओके, तो इंटरव्यू का हो गया। अभी इंटरव्यू होने के बाद आपको मेल आएगा कि भाई आपने सक्सेसफुल इंटरव्यू पास कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी हमको आपके पैसे दिखाओ, फंड दिखाओ। अभी फंड दिखाने में दो ही मेथड है, समझो। एक तीन मेथड है वैसे, पर तीसरी तो गिनने की नहीं। किसी के सेविंग अकाउंट में पड़े हो 35-40 लाख तो वो भी दिखा सकते हैं, पर आई डोंट थिंक सो किसी के पास इतना होगा लिक्विड कैश में, सेविंग अकाउंट में होगा तो आप दिखा सकते हो एजेंट को पूछ के। हो गए, तो इंटरव्यू का हो गया। अभी इंटरव्यू होने के बाद आपको मेल आएगा कि भाई आपने सक्सेसफुल इंटरव्यू पास कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी हमको आपके पैसे दिखाओ, फंड दिखाओ। अभी फंड दिखाने में दो ही मेथड है, समझो। एक तीन मेथड है वैसे, पर तीसरी तो गिनने की नहीं। किसी के सेविंग अकाउंट में पड़े हो 35-40 लाख तो वो भी दिखा सकते हैं, पर आई डोंट थिंक सो किसी के पास इतना होगा लिक्विड कैश में, सेविंग अकाउंट में होगा तो आप दिखा सकते हो एजेंट को पूछ के। उसमें क्या सोर्स ऑफ इनकम मांगता है कि आपके पास 20 लाख खाते में आए तो कहाँ से आए, वो है। उसमें आप ऐसा नहीं बस बता सकते कि ये मेरे फैमिली मेम्बर ने दिए या फिर मेरे अंकल ने दिए, ऐसा नहीं बता सकते। उसमें सोर्स ऑफ फंड चाहिए, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की तो उसके पैसे आए, ऐसा कुछ जेन्युइन सोर्स चाहिए। अब बची दो मेथड, एक एफडी आपके पास हो 5-10 लाख की तो वो आप दिखा सकते हो, 6 महीने पुरानी होनी चाहिए एफडी। तो आपको 40 लाख जो बैंक का बैलेंस बताना है, उसमें से 10 लाख आपने एफडी बता दी, तो अब आपको 30 लाख ही बताने का रहेगा। तो आप 30 लाख की एजुकेशन लोन ले लेना, एफडी हो तो वो दिखा सकते हो। अभी जिसके पास एफडी भी नहीं है वो एजुकेशन लोन लेगा, उसमें आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाना है, HDFC क्रेडिला में मत जाना, क्योंकि उसके लोन तो वो फटाफट दे देते हैं, पर उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ वो HDFC क्रेडिला को नेशनलाइज बैंक में नहीं गिनती, तो फिर वो आपका पूरा पैसा एक साथ डिसबर्स कराएंगे। जैसे कि आपको फीस के लिए 10 लाख ही चाहिए अभी, तो आपने 10 लाख ही लिया बैंक से, फिर 30 लाख अभी बैंक में ही रहा तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। बट HDFC क्रेडिला होगी तो यूनिवर्सिटी बोलेगी नहीं भाई, पूरा का पूरा 40 लाख लाओ, फिर ही हम आपको आगे बढ़ने देंगे। तो वो लोचा रहता है HDFC क्रेडिला में। तो हो सके उतना 2-3 जगह घूमना, और ICICI का कुछ बेस्ट है, वो सब जगह पे कंफर्म करना है कौन सा सस्ता पड़ता है क्या है। मैंने स्टेट बैंक में से लिया नेशनलाइज, तो वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। अभी फंड में ये हो गया, और ITR मांगेगी आपके पेरेंट्स के, फिर आधार कार्ड, पान कार्ड, पापा का बिजनेस हो तो वो GST नंबर, गुमा स्थान, वो सब चीज़ें, वो सब आप एक दिन में अरेंज कर लोगे, उसमें कुछ उतना टेंशन नहीं है। और अभी फ़ंड के हो जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं भाई, ये भाई के पास है 2 साल का फ़ंड, वो ऑस्ट्रेलिया आके भी आराम से रह सकता है, उसके घर से पैसे मिल जाएंगे, फ़ीस अपने को मिल जाएगी, तो वो कर देगी आपको पास। और फिर आएगा अनकंडीशनल ऑफर लेटर, मतलब आपने सारी कंडीशन उसकी कंप्लीट कर दी, फीस पूरी हो गई, फंड भी दिखा दी, इंटरव्यू भी पास कर दिया, तो अभी अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया तो अभी आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो फीस पे करने में कुछ नहीं, वो मेरी कितनी 8,80,000 फ़ीस थी, तो उसमें 30,000 जैसे ज़्यादा आ गए थे, और मैंने 9,11,000 फ़ी भरी थी, तो वो थोड़ा GST और चार्जेस ना वो सब लगता है। तो मेक श्योर कि उतने ही ज़्यादा जाए, मतलब 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। अगर जा रहे हैं तो एजेंट कुछ लफड़ा कर रहा है वो सब समझ लेना है। उससे मेरे एजेंट ने पहले बोला था 9,30,000 होगा, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उनके कम हुए थे, तो फिर मैंने उससे बात की तो उसको मीन्स उसका फॉल्ट मालूम पड़ा कि वो इंडियन रुपी को पहले US डॉलर में कन्वर्ट करता था, फिर US डॉलर को AUD में फिर पेमेंट करता था, तो उसमें ज़्यादा चार्जेस हो रहे थे। फिर मैंने दूसरी बार जो पेमेंट का बोला तो उसने डायरेक्ट इंडियन रुपी को AUD में कन्वर्ट किया और फिर पेमेंट किया, तो 20-30 हज़ार जैसा ही खर्चा हुआ था, मीन्स फीस से एक्स्ट्रा। ओके, तो अभी आपने फ़ीस पेमेंट कर दी तो COE आपका आएगा 10-15 दिन में, या फिर कोई यूनिवर्सिटी का जल्दी भी आ सकता है। तो जब आप फीस पे कर दो तो एक मेडिकल करवा लेना, क्योंकि मेडिकल करवाने के बाद 3-4 दिन लगते हैं कुछ सर्वर पे अपलोड होने में, तो
तब तक आपका मेडिकल भी हो जाएगा और सीओई तब तक आ जाएगा। फिर अभी आएगा OHSC। अभी जो सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो वीज़ा फाइल के रिलेटेड आएंगे कि ये सब तो चाहिए तो ही आप वीज़ा फाइल रख सकते हो। तो OHSC कुछ नहीं है, 2 साल का हेल्थ कवर है, इंश्योरेंस। आप अगर वहाँ जाके बीमार हो गए तो गवर्नमेंट आपका मीन्स ध्यान रखेगी और पैसा देगी, और क्या, और कुछ नहीं। तो OHSC आप अलग ले सकते हो। मैंने यूनिवर्सिटी के पास से नहीं लिया था, यूनिवर्सिटी मेरे को $1560 बोल रही थी और मैंने अलग से लिया तो मुझे वही कंपनी का $1350 में मिला। वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू बाय OHSC। मैंने ऐसे ही सर्च किया था और ऐसे ही लिया है। तो उससे आपके 10-15 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे। रुपये 10-15 हज़ार रुपये, $200 जैसा फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो मैंने इसलिए अलग से लिया था। आप भी अलग से ले सकते हो मेरे साथ। मेरे जैसे आप जुगाड़ करना चाहते हो, कई लोग साथ में ही ले लेते हैं। वो ऑफर लेटर में मेंशन करते हैं कि भाई $15,000 फ़ी और 1500 OHSC। तो आप अकेले $15,000 फ़ी भरोगे तो OHSC अलग से आपको लेना पड़ेगा, और फिर आप साथ में मीन्स 16,500 OHSC के साथ भरे हो तो यूनिवर्सिटी आपको OHSC भेजेगी। ओके, वो आप एजेंट को बोल देना क्या करे, अलग करना है साथ में लेना है, वो सब हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं। अभी OHSC के बाद अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्यों ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसमें कुछ नहीं, मैंने खुद ही बनाया था। मतलब हाँ 70-80% खुद ही बनाया था, थोड़ा एजेंट ने हेल्प की नहीं वैसा। तो उसमें ऊपर नाम लिखना है, मैं इनका बेटा हूँ। अभी फिर लिखना है मेरे घर में इतने रहते हैं, अभी मैं फैमिली के साथ अहमदाबाद में रहता हूँ, ऐसे। फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखने का कि मेरे मैंने रिसेंटली ये कंप्लीट किया, 10वीं में मेरे इतने थे, 12वीं में मेरे इतने थे और मैं ये पढ़ना चाहता। फिर थर्ड पैराग्राफ में लिखने का कि मैंने कॉलेज में ये पढ़ा है, उससे मैं रिलेटेड हो कि मैंने ये कोर्स चूज़ किया है, मेरे फ्यूचर में मुझे ऐसा बनना है इसलिए ये कोर्स मुझे हेल्प करेगा, ऐसा लिख के थर्ड पैराग्राफ में ऐसे गप्पे मारने। फिर फोर्थ पैराग्राफ में कन्विंस करना है कि मेरा कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद मैं वापस ही आ जाऊँगा। ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं कि उससे उनको लगे कि नहीं भाई स्टूडेंट जेन्यून है और वापस आ जाएगा 2 साल के बाद। ओके, और फिर लास्ट में योर सिंसियर लिख के अपना नेम लिख देने का, पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, तो ये हो गया SOP। अभी 2 और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वीज़ा फाइल के लिए, CA रिपोर्ट और एफिडेविट। CA रिपोर्ट में मतलब आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, आपके पास गोल्ड कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, कैश कितना है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट CA बना के देगा कि भाई के पास 15 करोड़ अभी है टोटल, सब ओके, घर, दुकान और फिर गोल्ड सब कुछ ओके, मतलब फेंक रहा हो, 15 करोड़ नहीं है भाई। तो ऐसे CA रिपोर्ट में एक कागज़ होगा, उसमें टोटल आपकी नेटवर्थ होगी, AUD में भी होगी और रुपीस में होगी, वो कोई भी CA बना देगा। और फिर एफिडेविट ये चीज़ है कि आपके जो मदर फादर या कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे उसके बाद भी करता रहेगा, उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसमें वो जो स्पॉन्सर होगा उसका फ़ोटो आएगा, फिर थोड़ा लिखा होगा, उसमें साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा, 400 रुपये में हो जाएगा। तो मेरे 400 लिए थे। आप अपनी 2-4 लॉयर को पूछ लेना कितने लेते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो एजेंट आपको फॉर्मेट दे देगा कि ये भाई ऐसा लिखवा के स्टैम्प करवा के एफिडेविट बनवा लेना। ओके, अब आई वीज़ा फाइल में अपने ये सब जो बोला मैंने, OHSC, फिर COE, फीस भरने के बाद COE आएगा, वो SOP, CA रिपोर्ट, एफिडेविट, ये सब लगा के वीज़ा फाइल आपकी मीन्स सबमिट होगी। बाकी सब भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे कि 10वीं 12वीं मार्कशीट, पर वो सब एजेंट के पास हो गई पहले, तो वो आपसे दूसरी बार नहीं मांगेगा। फिर फाइल लॉन्च होने के बाद अराउंड 20 दिन के बाद रिप्लाई आता है, ऐसे मैंने सुना है। तो अभी मेरी फाइल का स्टेटस ये है कि मैंने जुलाई 2023 में स्विनबर्न, डिकिन और RMIT में अप्लाई किया था। स्विनबर्न में से 15 दिन में ऑफर लेटर आ गया था, उसमें कुछ इंटरव्यू नहीं था, डायरेक्ट फ़ीस पेमेंट करनी थी, पर मैंने स्विनबर्न नहीं लिया। डिकिन का 1-2 महीने बाद इंटरव्यू है, डिकिन और RMIT का साथ में, आई थिंक नवंबर में आया, नहीं सितंबर में आया था दोनों का। और फिर मैंने दोनों का इंटरव्यू पास किया, फिर अक्टूबर में आगे प्रोसेस स्टार्ट की। तो उसमें इंटरव्यू पास करने में फंड्स दिखाए, वो 10-15 दिन लगे, फिर उसके बाद फ़ीस भरी। तो नवंबर जैसा तो मेरा हो गया था,
RMIT में ही सब किया, डीकिन में मैंने फिर नहीं किया। डीकिन और RMIT सेम लेवल जैसे ही थे, पर RMIT में थोड़ी फीस ज़्यादा थी और उसका मीन्स QS वर्ड रैंकिंग भी ज़्यादा था, $500-600 का ही फ़र्क था। तो फिर मैंने RMIT ले ली और फिर उसमें फ़ंड्स दिखाए। फिर फंड्स दिखाने के बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया, फिर मैंने फ़ीस भरी। फीस भरने के बाद COE आया। COE आने के बाद हुआ जैसे मेडिकल ये सब मैंने लिया, CA रिपोर्ट करवाया, एफिडेविट करवाया और फिर मैंने रखी वीज़ा फाइल 11 जनवरी 2024 को। अभी मेरी फ़ाइल का कोई अता पता नहीं है, मतलब IMEI के वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो रिसीव्ड स्टेटस दिखा रहा है अभी तक। आज हुई 23 जनवरी 2024। अभी वीज़ा जब आएंगे तब मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय।